गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास को थोड़ा और आगे करते हैं। देखिए, कुछ फॉर्मूले हमने पढ़े थे सेंटर ऑफ मास के, जो मैं लिख रहा हूं। आर सेंटर ऑफ मास m1r1 प्लस m2r2 प्लस अप टू अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2। कितने भी मास है, मास मल्टीप्लाई बाय पोजीशन वेक्टर प्लस मास मल्टीप्लाई बाय पोजीशन वेक्टर, और इसको आप समीशन की टर्म में भी लिख सकते हो। समेशन ऑफ MIRI अपॉन समेशन ऑफ MI, I इज इक्वल टू 1 to n। इस टर्म में भी आप लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट, अगर आप एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं तो एक्स सेंटर ऑफ मास m1 x1 m2 x2 प्लस अप टू अपॉन m1 प्लस m2 प्लस, इसी तरह से y सेंटर ऑफ मास m1 y1 m2 y2 प्लस अप टू अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। या फिर z सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हो तो m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m। ये फॉर्मूले आपने लगाने हैं। एक न्यूमेरिकल करते हैं। मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाता है 3 mass 1 kilogram, 2 kilogram and 3 kilogram have position vector R1, R2 and R3। इनके पोजीशन वेक्टर बता रहा हूं। एक में मैंने बता दिया, मान लीजिए I प्लस J माइनस K, इसके लिए पोजीशन वेक्टर 4I माइनस 3J प्लस 3K। R3 का हमने बता दिया I प्लस 4J प्लस 3K। ये हमने इनके पोजीशन वेक्टर बता दिए। फाइंड द सेंटर ऑफ मास। तो फॉर्मूला आपके पास है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। R सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई I प्लस J माइनस K 2 इंटू 4I माइनस 3J प्लस 3K प्लस 3 इंटू I प्लस 4J प्लस 3K अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3। समझ आ गया? ये कहता है कि अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। इसी तरह एक और न्यूमेरिकल चलो बता देते हैं। देखिए, मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि आपके पास ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मास m, मास m, मास m, साइड A। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सभी बच्चे क्या कहेंगे, सेंट्रोइड। बिल्कुल सही है, सेंट्रोइड में होगा। बट आपने इसका सॉल्यूशन करना है, क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्यूशन कैसे करोगे। हमने कहा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ओरिजिन बनाइए सबसे पहले तो, और वो आपकी मर्जी है, कहीं पर भी बना सकते हो। आप ये कहोगे कि सर हम तो यहां इसका ओरिजिन बनाएंगे तो यहां बना लो, बस कोऑर्डिनेट लिखने हैं। आपने यहां से लिखा तो ये क्या हो गया, 0 0। इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, A0। इस वाले के कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये तो a/2 हो गया, भैया तो एग्जैक्ट सेंटर में होगा ना, a/2। और ये हाइट कितनी हो गई, √3/2a। क्लियर? अब हाइट तो आप वैसे भी निकाल सकते हो परपेंडिकुलर से, क्योंकि आपको पता है ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, a/2, ये a, तो a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर, और इसका √3/2 करके देख सकते हो आप।
पॉइंट क्लियर है। अब हमने क्या किया, ये तीनों पॉइंट लिख दिए 0 0 a0 a/2 डैश कोमा √3/2 है। अब आपके पास सेंटर ऑफ मास निकालना है, एक्स सेंटर ऑफ मास m1, ये m1 मास क्या है, m मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस m मल्टीप्लाई बाई a प्लस m मल्टीप्लाई बाई a/2। ये x का कोऑर्डिनेट, ये x का कोऑर्डिनेट और ये x का कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करते चले गए अपॉन टोटल मास m प्लस m 3m। इसी तरह y सेंटर ऑफ मास निकालना है, यहाँ मास कितना है m मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस यहाँ मास कितना है m मल्टीप्लाई बाई y का 0 है, यहाँ मास कितना है m मल्टीप्लाई बाई √3/2a अपॉन क्या लिखोगे 3m। आगे हो गया सॉल्यूशन। तो इस तरह से भी है। चलो ये हो गया, ये तो काफी इजी है, कल भी मैंने इस तरह के 1-2 क्वेश्चन आपसे बताए थे। पर जो अगला पॉइंट है उसमें मैं आपको एक सिमेट्री मेथड बताता हूं, सॉल्यूशन बाय सिमेट्री मेथड। काफी इजी है सॉल्यूशन, तो वो भी आप आसानी से सीख सकते हैं। आप देखोगे कि कहीं कोई सिमेट्री बन रही है, सेंटर ऑफ मास हमें मालूम हो सकता है और उसके बाद आप फाइंड आउट करो तो हो जाएगा। देखिए मैंने ये कहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। हमने क्या किया, यहां एक स्क्वायर बना दिया। देख, इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर है, हर एक पर मास m रख दिया। हो गया। अगर आप इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बट इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। मैंने ये कहा एक और स्क्वायर ले लेते हैं और इसको बनाकर एक क्यूब बना देते हैं और इस एंड पर अलग अलग मास रख देते हैं 2m 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 एंड 2m। फाइंड द सेंटर ऑफ मास। अब कहता है कि सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करिए। तो पहली ट्रिक तो जो आपसे समझा रखी है, कोऑर्डिनेट आपको पता है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0, इसके कोऑर्डिनेट 0 a0, क्यूब की साइड ए मान लीजिए। अगर आप इसके कोऑर्डिनेट की बात करते हो तो a और 0, ये कोऑर्डिनेट की बात करते हो तो a 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है ये, तो a डिस्टेंस पर, y में ऊपर भी नहीं है, z में बाहर भी नहीं है। तो ये जो चारों हैं इनमें तो z एक्सिस के तो 0 0 0 ही होंगे, y और x के ढूंढने हैं तो जो x एक्सिस पर है उसका x का कोऑर्डिनेट होगा, जो y पर है उसका y पर होगा। अब ये बात आती है इन चारों की, ये तो z एक्सिस पर बना हुआ है, तो इनमें तो z एक्सिस के कोऑर्डिनेट आप लिख ही सकते हैं, सीधा a लिख दो। बात आती है x एक्सिस और y एक्सिस की, तो क्या ये वाला बेस में है, नीचे वाला पॉइंट है तो y का 0 हो गया, x एक्सिस में उधर है a हो गया। इसका लिखेंगे तो x एक्सिस में तो अगर हम देखेंगे तो 0 हो गया, y एक्सिस में भी 0 है, z एक्सिस में a हो गया। अगर इसको देखते हैं तो x एक्सिस में 0, y एक्सिस a, z एक्सिस a। इसका देखेंगे तो a। अब उसके बाद फॉर्मूले लगाने हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 कितने हैं, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और इनके आपने फॉर्मूले लगाने हैं। जब आप इनके फॉर्मूले लगाओगे तो कैलकुलेशन हो जाएगी, x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास, z सेंटर ऑफ मास, सारे निकल जाएंगे। क्लियर है यहां तक? अगला पॉइंट, अगला मैं इसको बहुत आसान तरीके से सोल्व करना चाहता हूं। मैंने क्या किया, जो पीछे हमारे पास ये वाले जो पॉइंट है m m m एंड m, अगर हम देखें
तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां होगा, और ये पॉइंट मैंने कह दिया कि टोटल मास इसका कितना हो गया 4m, m प्लस m प्लस m प्लस m 4m, और उस 4m का सेंटर ऑफ मास यहां है। और ये पॉइंट क्या है, x एक्सिस में a/2 है, y एक्सिस में a/2 है, और z एक्सिस में बाहर तो है ही नहीं, क्योंकि एक दीवार तो यहाँ है, एक दीवार वहां है। उन कॉर्नर्स पर है तो वो z एक्सिस में है, बट यहाँ तो z एक्सिस 0 है। इससे बाहर की तरफ जितना जाएंगे z एक्सिस बढ़ेगा, क्योंकि ओरिजिन हमारा इधर है, ओरिजिन हमारा यहाँ है, ओरिजिन यहाँ है। पॉइंट अगर इसी दीवार पर है तो z एक्सिस का पॉइंट नहीं हो सकता, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a/2 0। यहां तक क्लियर है। उसके बाद अगला हमने क्या कहा, यहां 2m 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 और 2m, अगर इन चारों का सेंटर ऑफ मास निकालें तो यहां गया। इसका मतलब यह है कि यहां से a डिस्टेंस दूर ये दीवार है, और इस दीवार पर 8m मास ले लेता हूं, a/2 एंड a कोऑर्डिनेट के साथ। कैसे किया, वो वाली दीवार है उसका डायगोनल बनाया। अब उसका डायगोनल यू बना रहे हैं, तो बेटा y एक्सिस में a/2 पर कटेगा, और x एक्सिस में भी a/2 इधर कटेगा, और z एक्सिस में देखेंगे तो इस दीवार से उस दीवार तक की जो डिस्टेंस है वो a है। तो हमने x एक्सिस का a/2 लिखा, y एक्सिस a/2 और z एक्सिस भी a/2। फिर दोबारा बता रहा हूं, ओरिजिन वहां है, ठीक है, ओरिजिन उस कॉर्नर में है। सामने वाली दीवार पर क्रॉस बनाओगे, डायगोनल बनाओगे, 2m 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 एंड 2m। अब ये जो क्रॉस आपने बनाया, ये क्या देख रहे हैं, हाइट में देखेंगे क्रॉस a/2 हाइट पर है, मतलब y एक्सिस में a/2 है। अगर उस ओरिजिन से देखें और इधर चले तो क्रॉस देखेंगे तो a/2 इधर है, x एक्सिस भी a/2 y एक्सिस a/2, बट इस ओरिजिन से वो दीवार कितनी दूर है, a डिस्टेंस, मींस z एक्सिस a। अब सिंपल है, यहां आपके पास 4m, यहां 8 है। अब इनके कोऑर्डिनेट आपके पास हैं, तो मेरे हिसाब से सीधा फॉर्मूला लगाइए m1 x1 वाला। हम क्या करेंगे बेटा, a/2 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 a/2, तो x सेंटर ऑफ मास a/2 आएगा अगर कोऑर्डिनेट सेम हो तो। z सेंटर ऑफ मास निकालना है बस, z सेंटर ऑफ मास निकालेंगे 4m मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 8m मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन 4m प्लस 8m क्या आ गया 12m। यहां से निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2a/3 करके देखिए। मतलब आपके पास जो सेंटर ऑफ मास, r सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट आए a/2 2a/3, मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। ये बहुत अच्छी और सोल्ड ट्रिक है, बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। कहीं भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप बता सकते हैं। मैं आपको एक प्रॉब्लम के लिए क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, वो आप करके बताएंगे। देखिए, मैंने ये कहा कि ये हमारे पास एक सीट है, स्क्वायर सीट है, साइड ए है, मास m m m एंड m, क्लियर। अब ये कहा जाता है कि इसके एग्जैक्ट सेंटर से, जो आप इसका सेंटर बनाओगे, इसके सेंटर से a हाइट पर एक 4m मास रखा हुआ है, ये हाइट a है, और ये पिरामिड शेप में है। यहां से मेरे हिसाब से दिख गया होगा, आपको समझ आ गया होगा, a हाइट पर 4m मास रखा है, ठीक है। ये भी साफ कर देता हूं तो क्लियर ही हो जाएगा, अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है। दो साइड मैंने शो कर दी है, स्क्वायर सीट है, ये यूं बता देता हूं, स्क्वायर सीट। फाइंड सेंटर ऑफ मास, आपने इसका सेंटर ऑफ मास, और 4m की बजाय इसको 2m बता देते हैं, थोड़ा सा अलग आ जाएगा फिर, देखिए, ठीक है। ये स्क्वायर सीट है, इसे a हाइट, सेंटर से a हाइट पर। अब देखिए, सबसे पहला काम क्या है, ओरिजिन बनाना है। अब क्या करोगे, ये आपके पास मान लीजिए स्क्वायर सीट है,
ओरिजिन बनाओगे ये y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस, x y z हो गया। अगर मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट लेते हो आप, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल दे सबसे पहले। नीचे क्या है, m m m m, सेंटर ऑफ मास निकाल दे। अगर इसका सेंटर ऑफ मास निकाल देते हैं तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आएगा x एक्सिस में a/2, y एक्सिस में 0, क्योंकि ये तो बेस है, नीचे है, y में तो है ही नहीं ऐसी, और z एक्सिस में भी क्या आएगा, a/2। यहां तक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब जस्ट इसके ऊपर यहां एक 2m मास है, अब इसके कोऑर्डिनेट लिखने जस्ट इसके ऊपर है, तो x एक्सिस a/2, y एक्सिस में कितनी हाइट पर लिया हुआ है, बता रखा है a हाइट पर, a, और z एक्सिस में भी क्या है, a/2, जस्ट इसके ऊपर है तो z एक्सिस में तो उतना ही है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नीचे ये सीट है, अब वहां से ऊपर लिया हुआ है तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट बदला है, z में भी a/2 है, x में भी a/2 है, बस ये पॉइंट है। अब तो मेरे हिसाब से आराम से निकाल सकते हो। तो ये तो इसका मास कितना लेना होगा, 4m, क्योंकि m m m m टोटल 4m। इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बता दिए और इसके भी बता दिए, काम खत्म। तो ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद तो आप निकाल सकते हैं x का a/2 होगा, z का भी a/2 होगा, और y का निकालना है, कर लेना, सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी अलग टाइप करते हैं। चलो हम करते हैं यहाँ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये सॉरी सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। अभी हम यहां जो पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि भैया कि जो बॉडी है उस ये कोई सिस्टम है, उसमें पार्टिकल एक m1 मास, दूसरा m2 m3 अलग अलग किसी किसी पॉइंट पर हैं, अटैच हैं। ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है जस्ट लाइक आपके पास ये रोड है। ऐसा नहीं है कि m1 मास इधर है फिर m2 कहीं और है, उनको अलग से कनेक्ट किया हुआ है, नहीं, कंटिन्यू मास है, इसलिए कंटिन्यूअस लिखा हुआ है। मेरी बात समझ गए? कंटिन्यूअस मास है। जैसे कि आपने ये स्फीयर ले लिया बेटा, समझ गए? आपने कोई रिंग ले ली बेटा, ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू इनके साथ मास अटैच है। तो इस तरह का जब आपने सॉल्यूशन करना है तो कैसे करोगे? देखिए कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा जो फॉर्मूला था वो था x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n MIXI अपॉन समेशन ऑफ MI, I इज इक्वल टू 1। इसी तरह y सेंटर ऑफ मास लिखा था, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n MIYI अपॉन समेशन ऑफ MI, I इज इक्वल टू 1 to n। इसी तरह z सेंटर ऑफ मास लिखा था आपने, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n MIZI, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n MI। ये हमने लिखा था, ठीक है? तो देखिए एक बात ध्यान से समझिए, मैं आपको यहाँ कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि बेटा ये आपके पास कोई रोड है, आप कहोगे कि सर हम इसको x एक्सिस y एक्सिस में रख देते हैं, z एक्सिस भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं, बट इसको रखा तो हमने x में ही है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे हो? मान लीजिए इसकी लेंथ l है, चलो मैं वैसे लिख देता हूं, मैंने ये कहा इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है, लेंथ l छोड़िए 1 मीटर है। अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मन में एक आइडिया आता है, दिमाग में एक आइडिया आता है, क्या आता है कि हम इसके छोटे छोटे फैक्टर बना लें, छोटे छोटे फैक्टर। आपने कहा कि ये इसका फैक्टर बनाया,
एक फैक्टर, इस तरह के छोटे छोटे फैक्टर बना लें। अब दिमाग में ये आया 1 मीटर है ना, तो हम इसके 100 फैक्टर बना देते हैं। और 1 फैक्टर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एक एक सेंटीमीटर के फैक्टर बना लेते हैं। क्लियर? अब एक एक सेंटीमीटर के फैक्टर बनाएंगे, एक एक सेंटीमीटर के फैक्टर बनाएंगे तो क्या होगा, 100 फैक्टर्स बन जाएंगे। क्लियर? अब मैंने ये कहा कि एक एक सेंटीमीटर का ये जो फैक्टर बनाया, इसका जो मास है ना, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ मास लिख देता हूं डीएम। क्लियर? तो हर एक का मास सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट हर एक का पोजीशन वेक्टर तो अलग अलग होगा ना। मतलब पहले का मान लीजिए पोजीशन वेक्टर, पहला इनिशियल यहां है, ये तो 0 0 पर हो गया। दूसरा इसके पास है तो आप कहोगे 0.01, 00। अगले में क्या कहोगे 0.02, 00। ऐसे ही लिखते चले जाओगे इस तरह से 0.09, 00। और फाइनली जो ये लास्ट बनेगा ये 100 बनेगा। 100 फैक्टर्स है ना, यूं बढ़ते चले जाएंगे आगे फैक्टर्स। तो अब आपके पास हर एक फैक्टर के कोऑर्डिनेट आ गए, हर एक फैक्टर का मास आपको मालूम है, तो मेरे हिसाब से आप m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 ऐसे निकाल सकते हैं। क्योंकि आप क्या कहोगे, dm स्मॉल मास है 0.01 प्लस dm स्मॉल मास 0.02, मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ, प्लस dm स्मॉल मास मल्टीप्लाई बाई 0.03 प्लस अप टू क्या हो जाएगा, dm मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन dm प्लस m, ये तो टोटल मास हो जाएगा। समीशन करोगे भाई, ये समीशन का मतलब होता है। क्लियर है? ये मैं आपको समझा रहा था। पर क्या ये बिल्कुल सही आएगा? इससे क्या आंसर आपका ठीक आएगा? अप्रोक्सीमेट करेक्ट आएगा। अप्रोक्सीमेट, एक्यूरेट नहीं आएगा, एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक बच्चा ये कहता है कि सर जरूरी हम इसके 100 फैक्टर बनाएं, हम तो इसके 50 फैक्टर से कर लें। एक बच्चे ने कहा नहीं सर हम तो 1000 फैक्टर बनाकर करेंगे। एक बच्चा कहता है कि सर हम तो इसके 1 करोड़ फैक्टर बनाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो सभी का आंसर लगभग सेम आएगा, बट जो जितने ज्यादा फैक्टर बनाएगा उसका आंसर उतना ही एक्यूरेट आएगा, जितने छोटे छोटे टुकड़े करके बनाएगा। क्लियर? तो सीधी सी बात है। उसके बाद इसके कैलकुलेशन के लिए एक मेथड आया जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन मेथड। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन मेथड। जब आप डीएम मास लेते हो, कोई भी आप सेगमेंट लेते हो, तो हम इस समेशन को इंटीग्रेशन में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? इंटीग्रेशन में। मास स्मॉल अमाउंट लिया हुआ है तो x इंटू डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। समेशन को इंटीग्रेशन में बदल देंगे। मास m जो लिया हुआ है ये टोटल मास नहीं है, mi मतलब एक छोटा सा फैक्टर है m1, फिर दूसरा m2, m3, छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, उनको लिखा हुआ है। तो हमने जो छोटा फैक्टर लिया वो dm लिया हुआ है, तो dm मल्टीप्लाई बाई इसका जो x का कोऑर्डिनेट है वो, और उसका इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। इसी तरह जो y एक्सिस पे है तो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ z dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो x एक्सिस है, ये जो x है, y है और z है, ये क्या है? हियर x, y and z are the coordinate of center of mass of dm mass। जो डीएम आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ मास लिया हुआ है ना, उसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है। ऐसा नहीं है इस रोड का है एक्स वाई जेड क्या लोगे, तो आपने कहा सर मैं इस फैक्टर को यहां बनाऊंगा तो इस फैक्टर में एक्स क्या है वो लेना होगा वहां पर। आपने कहा सर हम इस डीएक्स को यहां काटेंगे तो यहां एक्स बदल गया ना, जो बदल गया उसी के अकॉर्डिंग लेंगे हम। एक्स वाई जेड क्या होंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ डीएम सेगमेंट, डीएम स्मॉल मास। ये बात याद रखनी है। डीएम लिख देता हूं यहां स्मॉल मास। यहां तक क्लियर है? तो अब अगर ये फॉर्मूला क्लियर है
तो सेंटर ऑफ मास हम एक रोड का फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए center of mass of a uniform rod of length L, mass density lambda। यहां मैं आपको दो चीजें और बताता हूं, मास डेंसिटी के बारे में बता देता हूं। चलो, मास डेंसिटी होती है, डिपेंड करती है कि उसकी शेप क्या है। 3 टाइप्स की मास डेंसिटी होती है। मास डेंसिटी के बारे में सुन लीजिए। एक होती है लीनियर मास डेंसिटी, एक होती है सरफेस मास डेंसिटी बोलते हैं, एरिया मास डेंसिटी, सरफेस भी बोलते हैं इसको। एक होती है वॉल्यूम मास डेंसिटी। लैम्बडा, सिग्मा, रो। वैसे तो हम किसी से भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बुक में किसी से भी दे सकते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूं। लैम्बडा होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेंथ में जैसे कि आपके पास रिंग है, रिंग की तो आप लेंथ ही मेजर करते हो। यूनिफॉर्म रोड है, नॉन यूनिफॉर्म रोड है, इस तरह की कोई भी चीजें आ जाए वो लेंथ, जिसमें हम लेंथ मेजर कर सके। इनमें एरिया मेजर थोड़ी होता है, लेंथ होती है। सिग्मा मास पर यूनिट एरिया, जैसे कि आपके पास कह दिया होलोस्फेयर है, होलोस्फेयर के अंदर कोई लेंथ नहीं होती और ना होलोस्फेयर में कोई वॉल्यूम होता है। आपसे कह दिया कोई भी आपके पास सीट है, वहां पर आप सरफेस मास डेंसिटी लेंगे। वॉल्यूम के अंदर आपसे कह दिया सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड क्यूब है, आपसे कह दिया कि सॉलिड कोन है, तो इस तरह के आ जाएं तो वॉल्यूम के साथ लेना है। चलो देखिए, इसको नोट कर लेना। अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बेटा हमने क्या कहा, मैंने ये कहा कि भैया इसकी मास डेंसिटी लैम्बडा है, तो हम क्या कहेंगे कैपिटल एम। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी एक रोड ले ली, इस रोड की लेंथ को क्या बता दिया आपने, एल बता दिया। हमने इसका मास एम लिया, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, एम बाई एल, मास पर यूनिट लेंथ हो गया। आप ये कहोगे ये मास डेंसिटी कहीं भी चेंज नहीं होती अगर यूनिफॉर्म है तो हमने क्या कहा कि मान लीजिए एक सेगमेंट काटा जाता है, ये जो है ये एक सेगमेंट काट दिया हमने और इस सेगमेंट का मास मैंने डीएम लिख दिया। तो अगर मैं मान लीजिए लैम्बडा लिखूंगा तो मैं क्या कहूंगा बेटा, एक्स, ये मैंने ये कहा कि ये डीएक्स थिकनेस से काटा मैंने। कितने थिकनेस से काटा बेटा, डीएक्स, ये डीएक्स थिकनेस है। अगर लैम्बडा लिखोगे तो डीएम स्मॉल मास अपॉन स्मॉल लेंथ डीएक्स। मेरे हिसाब से डीएम की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो गई, लैम्बडा इंटू डीएक्स। कोई प्रॉब्लम है भाई, मास पर यूनिट लेंथ होता है ना फॉर्मूला। तो उसके बाद अगर मान लीजिए लैम्बडा की वैल्यू एम बाई एल यहां पुट करें तो डीएम की वैल्यू आ गई हमारे पास कैपिटल एम अपॉन एल इंटू डीएक्स। हमारे पास ये आ गया कैपिटल एम मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाई डीएक्स, और फॉर्मूला भी यही होता है। मान लीजिए अगर ये 10 मीटर लंबी वायर रोड है, ठीक है, और मैं ये कहता हूं कि आपने 2 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक काटा, उसका मास बताइए, और इस टोटल का मास है मान लीजिए 10 किलोग्राम और 10 मीटर लंबी ये रोड है। तो भाई हम क्या करेंगे भाई, 1 मीटर लंबी रोड की ये मास कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम अपॉन 10 मीटर मल्टीप्लाई बाई, मैं कहता हूं 2 सेंटीमीटर का बताना है तो 0.0 आंसर आ जाएगा आपके पास। मैं कहता हूं कि 1 मीटर लंबी वायर का आप कहोगे 1 किलोग्राम, 2 मीटर लंबी वायर का 2 किलोग्राम, आधे मीटर लंबी वायर का आधा किलोग्राम। वही सेम फॉर्मूला इसी से आ जाएगा। चलो देखिए,
मैं ये कह रहा हूं कि हमने यार डीएम की वैल्यू निकाल दी। मैं ये कहता हूं यहां ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ठीक है, 0 0। देखो बेटा, हमने ये कहा कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये हमने ये कहा कि ये 0 0 है। डीएम इज इक्वल टू हमने निकाल दिया। मैंने क्या कहा था कि अगर एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना है, इंटीग्रेशन एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। कोई डाउट है तो बताइए। देखिए बेटा, ये एक्स क्या था, कोऑर्डिनेट ऑफ डीएम, इस डीएम का कोऑर्डिनेट था, मतलब एक्स एक्सिस से कितना दूर है हमने एक्स डिस्टेंस पर बताया डीएक्स। मेरी बात समझ गए? हमें तो एग्जैक्ट तो मालूम नहीं है, बट हमने कह दिया एक्स डिस्टेंस पर मैंने एक सेगमेंट काटा जिसका मास डीएम था। मैंने ये वैल्यू यहां पुट कर दी, एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एक्स डीएम की वैल्यू एम बाई एल इंटू डीएक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम रहने दो, वरना एम बाई एल इंटू डीएक्स इसको भी कह सकते हो, एम बाई एल इंटू डीएक्स। हो गया। इंटीग्रेशन कहां से शुरू करोगे, इनिशियल पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक। लेंथ एल है तो बेटा यहां जो लास्ट कोऑर्डिनेट बनेगा वो तो एल 0 होगा। इनिशियल क्या है, 0 0, मीन्स 0 से एल, 0 या एल। क्लियर? अब देखिए, मास कांस्टेंट, टोटल लेंथ कांस्टेंट बाहर ले सकते हो। एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम बाई एल बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स बचा 0 से एल अपॉन यहां भी एम बाई एल बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, अकेला डीएक्स बचा 0 से एल, एम बाई एल कट गया, क्या हो गया, एक्स सेंटर ऑफ मास। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से एल बढ़ा रखा है बेटा। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 लिखोगे, 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, एक्स, 0 से एल। अपर लिमिट पॉइंट माइनस लोअर लिमिट पॉइंट, अपर लिमिट पॉइंट पुट करेंगे, एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2, एक्स की जगह एल पुट किया तो एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 अपॉन एक्स की जगह पर एल पुट किया माइनस 0। क्या आ गया आपके पास, एक्स सेंटर ऑफ मास एल स्क्वायर बाई 2 अपॉन एल, एक एल कट गया, क्या आ गया आपके पास, एल बाई 2। आप सोच रहे थे कि सर ये तो हम वैसे ही बता देते ना, यूनिफॉर्म रोड है, एल लेंथ है तो एग्जैक्ट उसके सेंटर पे ही होगा, बट हमने आपको निकाल के दिखा दिया ना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आप ये सोच रहे हो कि सर बिल्कुल सेंटर में ही होना चाहिए था, तो मैंने तो आपको मेथड सिखाया है, मेथड सीखना है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? इसी तरह अगर यूनिफॉर्म में मिल जाए, कंप्लीट यूनिफॉर्म रिंग है, चलो देखिए, ये नोट कर लीजिए पहले। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाता है रिंग है, कंप्लीट रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, होलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सेंटर ऑफ मास कहां होंगे, एग्जैक्ट इनके सेंटर पर। ऐसे ये तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म के लिए तो सोचना ही नहीं है। जैसे कि यहाँ एक रोड है जो अभी अभी हमने आपसे कराया था, कहां होगा, एग्जैक्ट सेंटर पर, सेंटर ऑफ मास होगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए कि नहीं? इसका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा इसके एग्जैक्ट सेंटर पर होगा। कहीं पर भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है यही बनाना, कहीं भी बनाकर कर सकते हो, बट इनकी शेप बदल दी जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कह दिया जाता है, चलो मैं एक ट्रिक बताता हूं, उसके बाद तो आप कितने भी हो सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले आप कर सकते हो। मैं ये कहता हूं कि सेंटर ऑफ मास
ऑफ हाफ रिंग, यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्म ही ले लेता हूं मैं इसको, यूनिफॉर्म रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। ये रिंग है, हाफ रिंग है, आपने इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। देखिए क्या किया हमने, मैंने ये कहा कि मान लीजिए यहां अपने का सेंटर है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, ओके। आपने कहा कि इसकी रेडियस आर है, मैंने क्या बताया था भाई, ये मान लीजिए ओरिजिन है यहां, ठीक है, 0 0। मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले तो हम इसकी मास डेंसिटी लेंगे, लैम्बडा ले लेते हैं। मास डेंसिटी क्या ले ली हमने इसकी, लैम्बडा, क्लियर। मास पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए अब उसके बाद हमने, या फिर सीधा बता दो कि इस रिंग का मास m है, इस रिंग का मास कितना है, m, हाफ रिंग का मास m ले लिया आपने, और उसके बाद सॉल्यूशन कर दो, आंसर हमेशा फिक्स आता है, कुछ भी कर सकते हो। आपने मास डेंसिटी भी ले ली, आप किसी भी तरह से, ठीक है। अब देखिए क्या करोगे, एक सेगमेंट काटोगे, कहीं पर काट दिया, ये सेगमेंट काटा, इसका मास क्या लिखा आपने, dm लिख दिया। अब जो फॉर्मूला है एक्स सेंटर ऑफ मास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये है। एक बात आपको समझ आ जानी चाहिए, जो x जो है वो इस dm का कोऑर्डिनेट है, मतलब ये कहां पर है, ये वाला कोऑर्डिनेट लिखना है कि ये डिस्टेंस क्या है। अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, ये रेडियस r है, मान लीजिए ये जो सेगमेंट है ये थीटा एंगल पर है, तो सीधी सी बात बताएं तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए r कोस थीटा और r साइन थीटा। अरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये जो dm है ना, हमने कह दिया कि अगर हम इसको इस रेडियस के साथ मिलाते हैं तो एक स्मॉल एंगल d थीटा बनाता है, क्लियर। तो dm, जो dm की जो डिस्टेंस है उसको dx लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, dx, वो क्या हो जाएगी, r इंटू डी थीटा। लेंथ आ गई। हमने आपसे मास डेंसिटी के बारे में बताया था, मास डेंसिटी इसकी लैम्बडा लिख लीजिए। क्या कहोगे आप, हम ये लिखेंगे भाई इसका टोटल मास m है, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास, पाई r, क्लियर है। और अगर dm की वैल्यू लिखेंगे तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, dm अपॉन इसकी डिस्टेंस को क्या बताया है, dx, बोलो बताया है कि नहीं। अगर मान लीजिए लैम्बडा की वैल्यू को अगर हम dm निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा इंटू dx, लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास क्या है, dm इज इक्वल टू m अपॉन पाई r मल्टीप्लाई बाई dx की वैल्यू क्या है, r इंटू डी थीटा, r से r कैंसिल हो गया, dm इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, m डी थीटा अपॉन पाई। मास आ गया आपके पास, मास की dm की वैल्यू आ गई आपके पास, dm की वैल्यू यहां पुट करेंगे और वैल्यू निकाल देंगे। कैसे करेंगे, देखिए x सेंटर ऑफ मास, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्योंकि जो dm का कोऑर्डिनेट है वो तो लिखना पड़ेगा, dm में x का कोऑर्डिनेट क्या है, r कोस थीटा। उसके बाद dm की वैल्यू क्या है, m अपॉन पाई इंटू डी थीटा, इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ m अपॉन पाई इंटू डी थीटा। अब कहां से कहां इंटीग्रेशन, अब रिंग बनानी है तो रिंग का इंटीग्रेशन, अगर ये सेगमेंट यहां कटता तो एंगल क्या होता, 0, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, डी थीटा के रेस्पेक्ट में 0 होता और यूं घूमकर जाएगा तो इंटीग्रेशन कहां तक चला जाएगा, पाई का, 0 से पाई।
किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है। क्या करेंगे, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना है, m अपॉन पाई बाहर आकर भी कटेगा, काट दो कांस्टेंट था, r बाहर आ जाएगा, r आपने बाहर ले लिया, कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है 0 से पाई, और 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा होता है 0 से पाई। क्लियर, साइन पाई माइनस साइन 0, अगर आप अपर लिमिट पॉइंट माइनस लोअर लिमिट पॉइंट लगाएंगे तो साइन पाई माइनस साइन 0 अपॉन पाई माइनस 0, अपर माइनस लोअर, साइन पाई, साइन 180 भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो x सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, 0 आ गया, मीन्स x एक्सिस का सेंटर ऑफ मास 0 आएगा, x एक्सिस का सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, 0। इसी तरह से ही y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। y सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा भाई, y का कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, r साइन थीटा, dm, y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm करेंगे ना, तो dm हम निकाल चुके हैं, m अपॉन पाई डी थीटा, 0 से पाई इंटीग्रेशन m अपॉन पाई डी थीटा, 0 से पाई इंटीग्रेशन, m अपॉन पाई तो कट गया। अब ऐसे मत कर देना कभी 0 से पाई इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन काट दो, डी थीटा से डी थीटा काट दो, ऐसे नहीं करता है कभी भी। y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, r बाहर आ गया, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा 0 से पाई, और 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा 0 से पाई। अब अपर माइनस लोअर करेंगे तो माइनस r कोस पाई माइनस कोस 0 अपॉन पाई माइनस 0, क्या आ गया बेटा, कोस पाई होता है -1, कोस पाई -1 होता है, और कोस 0 भी 1 होता है, भी नहीं, कोस 0 1 होता है, तो -1 -2 माइनस माइनस प्लस 2r अपॉन पाई, मतलब हाइट में तो आएगा 2r अपॉन पाई, मतलब ये पॉइंट यहां रहेगा 0 2r अपॉन पाई, ये सेंटर ऑफ मास है। ये तरीका है फाइंड आउट करने का, मेरी बात समझ गए होंगे। तो मैंने आपसे कंटिन्यूअस मास का भी बता दिया, हालांकि ये सारे सिलेबस में नहीं है बट आईआईटी में जरूर आते हैं, तो इनकी टेबल या इनके हाफ होलोस्फीयर, हाफ स्फीयर, इन सभी के सेंटर ऑफ मास हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज आप यहां तक पढ़ेंगे। थैंक यू।